Good morning student. Today we start chapter 6 Fundamental Unit of Life Cell. Fundamental Unit of Life Cell. We have studied about the diversity in shape and size of cells of both unicellular and multicellular forms of organisms. We also studied in the year 1665 Robert Hooke gave the name cell to those compartment that he observed in a thin section of cork. लास्ट ईयर हमने सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और हमें ये भी पता है कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को, कंपार्टमेंट जो हमने देखे थे कॉर्क के, उसका डायग्राम भी दिया हुआ था बुक में, उसको सेल नाम दिया है. ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. अब हमें एक एक्टिविटी दी है, उसमें आपको सामान लगेगा. मटेरियल रिक्वायर्ड: ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लिप, मैच स्टिक, रिहोलिफ, आइसक्रीम स्पून, रेड इंक एंड माइक्रोस्कोप. आपको क्या करना है, एक मैच स्टिक लेना है और उसको पानी में डाल के थोड़ी देर तक, 1 घंटे तक पानी में सोक करना है. नाउ यूज़ अ शार्प ब्लेड. फिर उसके बाद एक शार्प ब्लेड से उसका एक थीन सेक्शन लेना है और उस थीन सेक्शन को आप ग्लास स्लाइड पे रखोगे, उसके ऊपर एक पानी का बूंद डालोगे और उसको कवर करोगे कवर स्लिप से, ताकि उसमें कोई भी एयर बबल ना रहे. और फिर उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये सेक्शन ऑफ अ कॉर्क, जो कॉर्क का सेक्शन लिया था वैसे ही मैस्टिक का हमने सेक्शन लिया है, उसका आपको डायग्राम इस तरह से दिखेगा. ऑब्जर्विंग द आउटर लेयर ऑफ सेल. ऑब्जर्विंग द आउटर लेयर ऑफ सेल. अब हम सेल का जो है ना, सेल लीफ का सेल लिया है, उसका आउटर लेयर हम ऑब्जर्व करते हैं. पील ऑफ अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ अ लीफ ऑफ रिहो. आपको रिहो प्लांट का एक लीफ लेना है और उसका एक थिन लेयर निकालना है, पील करना है, निकालना है. पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड स्प्रेड इट आउट इवनली. फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालोगे, इस तरह से डालोगे सब जगह सेम रहे. और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखोगे तो आपको उसमें क्या दिख रहा है, एक गार्ड सेल दिख रहे हैं और स्टोमेटा दिख रहे हैं. स्टोमेटा मतलब होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे गैसेस का यानी एक्सचेंज होता है. इस तरह से आप क्या करोगे, रिहोलिफ को ऑब्जर्व करने के बाद, ये स्लाइड बनाने के बाद आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरह से उसका क्या दिखेगा, स्लाइड दिखेगा जिसमें आपको सिर्फ गार्ड सेल और स्टोमेटा दिख रहे हैं. उसके बाद ऑब्जर्विंग चिक सेल. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रैप लेना पड़ेगा और लेयर का, कौन से, माउथ के अंदर का. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो वो कैसे स्वैब लेते हैं, इस तरह से आपको चिक का क्या लेना है, अंदर के लेयर का आइसक्रीम स्पून से स्कैब लेना है और उसको स्लाइड पे लगा के फिर थोड़ा सा इंक इन्होंने डाला है ताकि बाकी पोर्शन जो है अच्छे से दिखे. और फिर ऑब्जर्व किया तो आपको उसमें क्या दिखा, एक न्यूक्लियस. तो चिक सेल और जो आपका रिहोलिफ का पिल निकाल के उसका सेल देखा, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखा, इसमें आपको गार्ड सेल दिखे बट न्यूक्लियस नहीं दिखा. और उसके अलावा वहाँ पे आपको स्टोमेटा दिख रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा नहीं दिख रहा है. We often take the help of a microscope to observe cell, as most of them are very small, but there are some large ones like the unfertilized egg of hen, fish, a juicy hair inside a lobe of citrus fruit like orange. हम लोग देखते हैं कि हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सारे सेल को देखते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और हम उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जैसे कि अनफर्टिलाइज एग ऑफ हेन या फिश का अनफर्टिलाइज एग ले लो, या जूसी हेयर जैसे कि संतरे में, नींबू में रहते हैं, उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स इस तरह से दिखते हैं. ये हमारे नर्व सेल है, मसल सेल्स. तो इस तरह से अलग अलग सेल का डायग्राम यहाँ पे दिया है और इनमें अलग कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है जो आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करके
देखना है। स्टडिंग द सेल, द टिपिकल सेल। अब हम एक पर्टिकुलर सेल का स्टडी करते हैं। कीपिंग इन व्यू सर्टेन सिमिलैरिटीज ऑफ सेल, साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू मेक मॉडल्स एंड डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट देयर स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड टिपिकल सेल। साइंटिस्ट ने बहुत सारे सेल का स्टडी किया और उसके बाद पर्टिकुलर एक डायग्राम या उसका स्ट्रक्चर बनाया और उसको नाम दिया। द डायग्राम ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। इस तरह से जो आप लास्ट ईयर भी ड्रॉ किए थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का इन्होंने क्या किया, स्टडी किया और जो जो उनको ऑर्गन्स या उनके पार्ट्स दिखे उनका उन्होंने नाम दे दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सिमिलैरिटी क्या है दोनों इसमें। तो बहुत सारे जो आपको ऑर्गन्स या पार्ट्स दिख रहे हैं वो सेल के, वो कैसे हैं, सेम है। फाइंड आउट अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे सेल वॉल जो मेन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है एनिमल सेल में। दिस टू आर एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन plant cell. The diagram of a typical cell is drawn on the basis of information gathered from various sources. Usually the structure of it is drawn as per the existing knowledge of cell in such a manner that we may get an idea of its appearance. There are several scientists today who treat unicellular organisms as models or typical cells to study structure and function. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करने के लिए इस डायग्राम की हमें हेल्प मिलती है, बट ये डायग्राम बनाने के लिए साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। दिस हेल्प देम टू गेट अ लाइव एंड डायनामिक रिजेम्बलेंस टू द फॉर्म ऑफ सेल। सच अ डायग्राम और मॉडल बिकम नेसेसरी टू स्टडी सेल एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, वेदर दे बी आवर ओन बॉडी सेल और दोज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जब कभी भी हमें सेल का स्टडी करना रहता है तो ये डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम बेसिस मान के क्या कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल शोन इन टिपिकल एनिमल और प्लांट सेल में बी प्रेजेंट एट अ टाइम इन ऑल एक्चुअल सेल्स। ऐसा नहीं है कि जो भी हम टिपिकल प्लांट सेल या एनिमल सेल का डायग्राम देख रहे हैं उसमें जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेल में यानी एक्चुअल सेल में प्रेजेंट हो। वी ऑफन सी स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन सेल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट दे कैरी आउट। और हमने क्लास 7 में ये भी पढ़ा है कि वो सेल जो काम करता है उसकी वजह से उनमें कुछ वेरिएशन या चेंजेस आते हैं। The number of cellular parts are also not shown in a typical cell. As for example, plant cell may have hundreds of chloroplasts, but in typical plant cell we see only 1 or 2 of them. जब हम इस टिपिकल डायग्राम का स्टडी कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट 1 या 2 दिख रहा है, बट प्लांट सेल में तो ऐसे कितने होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। Moreover, all plant cells do not have chloroplast। और हमने ये भी देखा कि नॉन-ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, बट टिपिकल प्लांट का जब हमने स्टडी किया तो हमने उसको क्लोरोप्लास्ट को मेंशन किया है। राइट, सम पार्ट्स आर ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल बट नॉट ऑल पार्ट। उसमें उसके कुछ पार्ट तो प्रेजेंट रहते हैं सेल में, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्ट हर सेल में आपको देखने को मिलेंगे। Apart from this, the diagram of a typical cell is not drawn to scale। हम लोग उसको एक्चुअल प्रपोर्शन लेके सेल का उसको ड्रॉ नहीं किए हैं। That we have to remember। If we make an attempt to draw a scale diagram of a true cell, the proportion of the cell to its parts could be somewhat like if the diameter of the cell is 30 meter, that of its nucleus could be 6 meter, mitochondria would be meter across, ribosome merely a centimeter, and this proportion varies from cell to cell. This diagram of a typical cell is only a representative one showing a virtual arrangement। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, ये डायग्राम जो है वो क्या है, एक वर्चुअल अरेंजमेंट है कि सेल में कितने पार्ट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ द सेल दे आर शोइंग, बट वो प्रपोर्शन ऐसे लेके डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। द सेल हैज़ एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट कीप चेंजिंग रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स वी हैव सो फार कम टू नो।
सम ऑफ देम आर फॉर्म फ्रॉम इट्स मेम्ब्रेन इटसेल्फ। सेल के कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं वो जो चेंज होते जाते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो उसके मेम्ब्रेन से ही बने हैं। We shall study such part under endomembrane system. There are some other parts that were formed due to the entry of an organism. और कुछ ऐसे पार्ट सेल में रहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म सेल में एंटर होता है तब वो फॉर्म होते हैं। The symbiotic coexistence of this part with the cell made it an important part of the cell. और ये जो एक क्या करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, जिसकी वजह से हमें सेल का स्टडी करना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस fall under this category. These parts are membrane bound, enclose space within them that is partition from the cytoplasm and usually contain a fluid that differs from it. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी बॉडीज बोलो, लाइसोसोम बोलो, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारे क्या है, सेल के पार्ट है। और ये पार्ट कैसे है? दिस पार्ट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बने हैं। enclose space within them that is partition off from cytoplasm, मतलब उनके बीच में जो एक स्पेस है वो पार्टीशन है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म उसमें जो फ्लूइड होता है उससे डिफर लगता है। दिस पार्ट्स हैव कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स इन वेरियस वेज। और ये सारे जो पार्ट्स हम बोल रहे हैं, चाहे वो गोल्गी बॉडीज हो, चाहे न्यूक्लियस हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। One such pathway showing an arrangement of flow of substance is given. Nuclear membrane, फिर endoplasmic reticulum, then cell membrane, endoplasmic reticulum से गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम, इस तरह से इनका पाथवे दिखाया है जो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, और इसी तरह से उनको फूड भी सप्लाई होता है। Write any three routes which substance pass to the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन में जो भी सब्सटेंस एंटर हो रहा है, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर सेल मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगा। पहला भी हो गया, सेल मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम में जाएगा। तीसरा क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ दो पाथवे जाएंगे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएगा, दूसरा गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम में जाएगा। इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है या ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देन नेक्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? मेक अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। आपको एक शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक। उसके लिए आपको लगेगा 2 टीस्पून फुल ऑफ शुगर, 2 चाय के चम्मच शुगर और 1/2 कप पानी लेना है। Put 2 drops of this on a freshly prepared slide of peel of riho leaf। और रिहो लीफ का एक पत्ता लो, उसका एक क्या करो, 3 पार्ट निकालो, 3 सेक्शन लो और उसको रखो, और उसके ऊपर ये शुगर सॉल्यूशन आप डाल दो। और उसको फिर क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे। पिंक कलर श्रिंक टू अ कॉर्नर ऑफ द सेल। और उस सॉल्यूशन को कलर्ड कर दो ताकि वो क्या हो जाएगा, उसमें हमें ठीक से पता चलेगा। तो ये पिंक कलर जो है श्रिंक हो गया, आप देखोगे उसमें कि सेल के जितने भी कॉर्नर से वहाँ पे आपको पिंक कलर श्रिंक होते हुए नजर आएगा। द आउटर एज ऑफ दिस कलर्ड पोर्शन इज द सेल मेम्ब्रेन। तो उस पिंक कलर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन, ये जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, इसकी आउटर पोर्शन जो है उसको हमने क्या नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म उसके अंदर में है। अलॉन्ग विथ साइटोप्लाज्म क्या करती है, हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द सेल, ये सेल से बाहर जाती है। और ये कब होता है, जब सेल आपका श्रिंक होता है। जब ये सेल सिकुड़ जाता है तब साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बाहर चली जाती है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। वन रीजन फॉर दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल।
और ये क्यों होगा? यदि पानी सेल के बाहर जा रहा है तो उसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें जाएंगी और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। सपोज देयर वाज मोर वाटर इन द शुगर सॉल्यूशन देन दैट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल वाटर वुड हैव मूव्ड इनटू द सेल। अब हम देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन में यदि पानी ज़्यादा है तो वो पानी क्या होगा? बाहर से अंदर आएगा। द रिवर्स वुड ऑकर इफ कंसंट्रेशन वेयर चेंज। और ये हमें कब देखने को मिलेगा? जब शुगर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। Thus the movement of fluid across a membrane due to difference in concentration is called osmosis। ये जो आपने देखा कि कंसंट्रेशन उसका चेंज हो गया, मतलब ज़्यादा पानी हमने डाल दिया तो पानी सेल के अंदर जाएगा, या फिर कंसंट्रेटेड लोगे तो उससे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? बाहर चलाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस तरह से किसी भी लिक्विड का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है सेल के अंदर और बाहर, उस प्रोसेस को बोला जाता है या ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, osmosis। Then you have to remember two new terms here, plasmolysis and osmosis. Something like occur even across the cell membrane, which plays very important role in the passage of material. The structure of cell membrane is visible only under electron microscope। सेल का स्ट्रक्चर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखने को मिलता है। It is elastic in nature and made up of mainly protein, fatty oily substances called lipid। ये जो सेल है ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन, फैटी, ऑयली सब्सटेंसेस कॉल्ड लिपिड। इट इज़ बाइलेयर मेम्ब्रेन। बाइलेयर का मतलब होता है इसमें दो लेयर्स होती है। फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, गिविंग अ शेप एंड ऑल्सो गिव टू द शेप। सब्सटेंसेस आर सिलेक्टिवली पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पर्दा है और वो पर्दा या झिल्ली किसका काम कर रही है? तो कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने की इजाज़त देती है दरबान की तरह, और कुछ सब्सटेंस उसके बाहर आते हैं। बट कौन से? तो सारे सब्सटेंस नहीं, कुछ ही सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं और उसी के लिए उसका नाम है सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। We had tried to observe the cell wall and cell membrane separately with the help of plasmolysis। We shall now use an unfertilized egg, common poultry egg, to observe the cell membrane of an animal cell। Thank you।